ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं थ्रू क्वेश्चंस सर्कुलर मोशन को। ठीक है, इस क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला जो यूज होता है, जो एप्लीकेशन है उन फार्मूलाज का, वो सब देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम लोग पहले क्वेश्चन जो आ रहा है उसको देखें, उसको अटेम्प्ट करें। अगर थ्योरी में कहीं दिक्कत है तो मेरा ही कोर्स है क्विक थ्योरी रिवीजन यूट्यूब का ही, उस पर जा करके हम लोग थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। या फिर अगर फुल डिटेल्ड थ्योरी चाहिए तो उसके लिए कोर्स है मेरा, फुल डिटेल्ड कोर्स, और उसके साथ ही साथ मेरा बुक भी है। इन सब के बारे में वीडियो में लास्ट में बताते हैं। तो उसमें अगर वो सारा कहानी अगर थ्योरी में दिक्कत हो रहा है तो पहले थ्योरी को क्लियर करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तब फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर जाकर के देख सकते हो कि ये सीरीज कैसे काम करता है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक, चलो तो आज सर्कुलर मोशन में अपने पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, रोटेटिंग टर्न टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, टर्न टेबल जो वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर। ठीक है, और अब बोल रहा है कि पार्टिकल जो है वो आर रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है। सी जहां पर सेंटर है, ठीक है, और एक पॉइंट है, सी जो सेंटर है वो टर्न टेबल के एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, और ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो सर्कल जिसमें पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी पर पॉइंट है, लेकिन ये टर्न टेबल के साथ फिक्स्ड है, यानी कि ये पॉइंट भी टर्न टेबल के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तब रेशियो निकालना है एंगुलर स्पीड्स का, पार्टिकल का एंगुलर स्पीड्स का विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड सी। ठीक है, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर स्पीड होगा और सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर स्पीड होगा, उनका रेशियोज बताना है। कोशिश करो पॉज करके क्या आता है। ओके, अब अगर यहां देखा जाए तो टर्न टेबल में हम किसी भी पॉइंट से देखें पार्टिकल का स्पीड, अगर टर्न टेबल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा होता है। ये रिजल्ट हम लोग देखे हैं, और अगर याद नहीं है तो इसको रिजल्ट को याद रख लेना है, ये बहुत काम का रिजल्ट है। ठीक है, अब ये आता कहां से वो दिखा देते हैं। तो यानी कि रेशियो जो हो जाएगा, चाहे पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में देखें या सी के रेस्पेक्ट में देखें, रेशियो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा तो रेशियो 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसका हम लोग बेसिक का बात करें कि ये आया कहां से, तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। ठीक है, और यहां कहीं पर रहा होगा कोई पॉइंट ए ऐसा, और जिसका एंगुलर वेलोसिटी, अगर इसका टर्न टेबल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, तो ए पॉइंट का जो स्पीड है वो कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, और जो पार्टिकल है अपने पास यहाँ पर पार्टिकल, ये पार्टिकल का स्पीड जो हो जाएगा ये इधर साइड हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। अब अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू सी तो अपने को समझ में आ रहा है कि ओमेगा ही है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए से पी तक ऐसा लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, तो ये लाइन ज्वाइन कर दिए, और अब पी का ए के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर कितना वो देख लेते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे तब परपेंडिकुलर स्पीड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वो अपने पास क्या आ जाएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्पीड का कंपोनेंट देखना अगर, तो देखते हैं p विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है ना, तो यानी कि p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और माइनस a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही होने वाला है। ठीक है, तो a का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इधर साइड, ये कितना होगा, तो उसके लिए कुछ एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रेडियस रेडियस। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अपने पास, ये पूरा का पूरा एंगल तो 90 डिग्री है। तो यहां से अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दें ऐसा, ये परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो यानी कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये फिर से वापस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि ओमेगा आर का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वाला, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा।
और यहां पर अगर देखा जाए तो फिर से सिमिलर कहानी चलेगा, और ओमेगा आर का इधर वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा यहाँ पर थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर ये वाला एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा a के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, तो वो हो जाएगा 2 ओमेगा आर कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा आर कॉस थीटा ऊपर और माइनस दिस, ठीक है, तो माइनस दिस यानी कि ये भी ऊपर, तो दोनों जुट गया 2 ओमेगा आर कॉस थीटा। और अब अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो ये रेडियस हम r मान लेते हैं, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा, और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास यही r cos थीटा। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस r cos थीटा हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r cos थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू a अगर देखना हो तो वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से विच इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा आर कॉस थीटा ओवर 2r cos थीटा, तो यहां से कितना आ गया, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो चाहे हम कोई सा भी पॉइंट ले ले, उसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट p का वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, वो ओमेगा ही आएगा। यही चीज हम लोग यहाँ से सीखने का कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से हम लोग ये भी सीख लिए इसी बातों में कि अगर कोई पॉइंट है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास कि फिगर में दिखाया हुआ है एक रॉड, ये रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ अपने पास 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक एंड पर पिवट कर दिया गया ऐसा इस पॉइंट से, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा ऐसा घूम रहा है। ठीक है, और इसके दूसरे एंड से एक 2 kg मास को सस्पेंड किया है, और स्ट्रिंग जिसे सस्पेंड किया है उसका लेंथ भी यही L है, यानी 20√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब थीटा अगर 30 डिग्री है तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, थीटा 30 डिग्री दे दिया अपने पास, तो सोचो इसको पॉज करके। ओके, अब इस कहानी को हम लोग एक तो स्यूडो फोर्स का यूज करके बना सकते थे। बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि अगर हम इस बॉल को देखें, इस बॉल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो फोर्सेस बना लेंगे, और उस हिसाब से अगर स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखाएगा, और अगर स्यूडो फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो बॉल का न्यूटन सेकंड लॉ से जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग वो लिख करके, और उसके बाद ओमेगा के लिए सॉल्व करके देखने की कोशिश करना है। ठीक है, देखो दिखाते हैं। जैसे अगर इस पर बात किया जाए फोर्सेस कौन कौन सा है, तो एक तो भाई साहब अपने पास इधर साइड टेंशन रहा होगा। ठीक है, एक भाई साहब अपने पास mg रहा होगा। पहले हम इसको बिना स्यूडो फोर्स के बनाते हैं। ठीक है, एक mg रहा होगा, पहले बिना स्यूडो फोर्स के बनाते हैं। अब यहां से अगर ये बॉल जो है ये ऐसा रोटेशन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ही ना रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर रेडियस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस कितना होगा, तो अब अगर देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L cos थीटा होगा, L cos थीटा। और L cos थीटा अगर वो डिस्टेंस है तो सॉरी L sin थीटा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस है अपने पास L sin थीटा, तो यानी कि L sin थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो अपने पास दे दिया है ना, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री, तो L sin थीटा यानी कि L/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था L, तो ये जो R है रेडियस ये कितना हो जाएगा L प्लस L/2, यानी कि ये हो जाएगा 3L/2। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो इस वाले बॉब पर जो फोर्सेस लग रहा है, यहां पर अगर फिर से बना ले हम, तो फोर्सेस के नाम पर एक टेंशन लग रहा है। ठीक है, और इसका वर्टिकल के साथ एंगल जो है, एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, एक फोर्स mg लग रहा है, और इन दो फोर्सेस के अंडर इसका एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स सेंटर वो कितना होगा, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 3L/2। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है,
या फिर इसको हम लोग स्यूडो फोर्स का हेल्प से भी बना सकते थे। हम लोग इसी एक्सिस को, इस पॉइंट को ऑरिजिन मान करके ये एक्सिस एक्स वाई जेड यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा देते। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर ओमेगा से उसको घुमा देंगे तो वो बॉब क्या लेगा, रेस्ट में लेगा, और उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस में अगर दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्विक थ्योरी रिवीजन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दिक्कत है तो देख लो वहां पर। ठीक, अब यहां से इसमें अपने पास टेंशन का दो कंपोनेंट रहा होगा। एक कंपोनेंट रहा होगा अपने पास इधर साइड टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट रहा होगा इधर साइड टी साइन थीटा। ठीक है, तो अब टी कॉस थीटा जो है वो तो भाई साहब एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और टी साइन थीटा जो है वो अपने पास क्या देगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 से अपने को टेंशन तो चाहिए नहीं, एंगुलर स्पीड चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो अपने पास फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मिल जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल्स टू एम से एम तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन 2g। तो अब यहां से अपने पास ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 2g tan थीटा अपॉन 3L। ठीक है, तो 2 इंटू जी का वैल्यू तो अपने को पता है 10 इंटू tan 30 डिग्री 1 ओवर रूट 3 अपॉन 3 इंटू लेंथ। लेंथ अपने पास कितना है 20 रूट 3 सेंटीमीटर। तब इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 20 रूट 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 100/9 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में आ रहा है। तो अब ओमेगा का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10/3 यानी कि 3.33 अप्रोक्सीमेटली रेडियन पर सेकंड, जो कि अपने पास पूछ रहा था एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी पार्टिकल का दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर मोशन, पार्टिकल के मोशन का क्या है वो अपने को बताना है। ठीक है, अब इसमें इसका दो मेथड हो सकता है, मेरे पास दो मेथड है। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है कि हम लोग रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख लें, और रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है अगर वाई एक्स कर्व दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो होता है 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एफ डबल डैश एक्स। किसी भी एक्स पर अगर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो एक फॉर्मूला तो ये होता है, एफ डैश एक्स मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और एफ डबल डैश एक्स मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, फॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसी के लिए बता दिए हैं। ठीक, पॉज करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है। ओके, अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग 1 प्लस एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से ही पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स अपने पास कितना है, एफ एक्स है अपने पास इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/16 एक्स माइनस 5/16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एफ एक्स है। ठीक है, अब यहां पर अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं 12/16 को 3/4 एक्स माइनस 5/16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं।
अब यहां से अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 3/4 एक्स का 3/4 हो गया, और 5/16 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -5/8 एक्स। डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है बच्चा? तो डिफरेंशिएशन में देखने का, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम नहीं बताएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। चलो अब यहां से अगर एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू -5/8 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर रखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 3/4 माइनस 5/8 एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर एफ डबल डैश एक्स यानी कि -5/8, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला कहां से आया है वो हम फुल डिटेल्ड कोर्स में बताएं, क्विक थ्योरी रिवीजन में नहीं बताएं, ठीक है। लेकिन इसको जानने का कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आया अगर वो जानना है तो उसके लिए मैथ्स में ज्यादा बेटर तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर जानने का कोई जरूरत नहीं, इसको रट सकते हैं हम लोग, ठीक। अब यहां से ये टर्म को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, तो एक कहानी तो हम लोग ये कर सकते हैं कि dr/dx जो है वो इक्वल्स टू 0, वहां से हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके निकाल सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो इस टर्म में देख रहे हैं x केवल यहीं पर है और इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो यहां पर इसका स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर है यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये 0 हो जाएगा, इसका 0 ही ना मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो रेडियस विल बी मिनिमम एट, यहां से हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं r विल बी मिनिमम एट 3/4 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से भाई साहब अपने पास x का वैल्यू कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे x का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो भाई साहब 0 होने वाला है, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही ना चाहिए अपने को, x थोड़े चाहिए, x कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। तो इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हो गया अपने पास, ये भाई साहब 0 हो गए तो अपने पास आ गया -8/5, ठीक है। तो यहां से अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये -8/5, अब देखो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कर्वेचर है वो नीचे के साइड है, ठीक है, इसलिए माइनस आता है, ठीक। अगर कर्वेचर ऊपर के साइड, जैसे प्रोजेक्टाइल में, ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, अभी उससे भी बनाते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी आएगा नीचे के साइड आएगा, ठीक है। तो y में वो क्या है, नेगेटिव में, इसलिए सेंटर चूंकि नीचे है इसलिए अपने पास माइनस में आता है, ठीक है। तो अब यहां से विच इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज रेडियस का अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अपने पास कितना आ जाएगा 8/5 मीटर यानी कि 1.6 मीटर, जो कि अपने पास आंसर है, ठीक है। तो एक कहानी तो ये हो गया अपने को बनाने का बेसिक मैथ्स से, ठीक है। अब अगर फिजिक्स से सोचा जाए तो अपने पास कोई प्रोजेक्टाइल है, ये अपने पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, दिख रहा होगा, ठीक है। x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा, ठीक है। तो अब जो ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, ये प्रोजेक्टाइल अगर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा गिरेगा, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टाइल में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिनिमम कहां पर होगा, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन में वहीं पर होता है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिनिमम क्यों होगा, इसको जानना है तो अपने से सोचो, सब कहानी तो हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग ऐसा देख भी सकते, देखो जैसे प्रोजेक्टाइल है ना, तो इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे और एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकालेंगे जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, इन दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टॉप मोस्ट पॉइंट का कम आता है, ठीक है। देखो दिखाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर, ये प्रोजेक्टाइल भाई साहब अपने पास इसका कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा, कुछ प्रोजेक्शन का स्पीड रहा होगा, ठीक है, और कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पर, और इस प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन का स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है अगर वो निकालना है तो उसके लिए अपने पास ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू दिस, ठीक है।
और अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो अपने पास क्या होता है, वो होता है अपने पास y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से tan थीटा, तो tan थीटा इससे अगर कंपेयर करेंगे तो tan थीटा कितना रहा 3/4, तो यहां से tan थीटा जो है वो है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, यानी कि थीटा तो अपना सिंपली आ गया, थीटा इक्वल्स टू अगर tan थीटा 3/4 है, थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्रीज। ठीक है, तो अब थीटा अपने पास यहां से आ गया कितना भाई साहब 37 डिग्री। अब यहां से ये वाला जो कोफिशिएंट है ये 5/16 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो g अपॉन 2u स्क्वायर, अच्छा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो यहाँ tan थीटा अगर 37 डिग्री है तो कॉस थीटा हम लोग बता सकते हैं 4/5 होगा, तो 4/5 यानी कि ये हो जाएगा 16/25 इक्वल्स टू 16/25 इक्वल्स टू यहां से अपने पास ये जो कहानी है कितना 5/16, तो विच इम्प्लाइज यहां से अब u का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और वो u का वैल्यू जो आएगा u स्क्वायर जो आएगा वो तो सिंपली आ जाएगा, यहां से 25/16 है, 16 से 16 कट गया, ये 5 हो गया, तो 5g/2 ये u स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो 5g/2 यानी कि 25, यानी कि u का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये u का वैल्यू हो गया 5 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हो गया वो कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अब बोले कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो है भाई साहब अपना टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर भाई साहब अपना वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है अपने पास 5 cos 37 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम लोग लिखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ये भी तो यूज कर सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन जिधर भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन अपने पास पता है किधर है। ठीक है, और पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में हम लोग मान रहे हैं तभी ना हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जिधर भी है वेलोसिटी का उस एक्सेलरेशन का, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल कहीं इधर जा रहा है, ठीक है, और पार्टिकल कहीं इधर जा रहा है यहां पर, और एक्सेलरेशन कहीं इधर है, लेट इट बी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी तो पार्टिकल का अपने को पता है, और अगर मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है ये एक बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर कहां होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका इधर का कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे ए परपेंडिकुलर, और वहां से ए परपेंडिकुलर ही अपना क्या हो जाता है, यही हो जाता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो ये अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे ही पता चल गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिल जाएगा, ये अपना वेलोसिटी, तो v स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन किधर है, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा इसका नीचे के डायरेक्शन में ही है जी, क्योंकि हमेशा फोर्स mg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे, तो यहां पर अपने आप ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही, तो इसमें कोई खास दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो v स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर हो गया अपने पास 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर कितना है g, यानी कि 10, तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ गया वो आ गया 1.6 मीटर। ठीक है, हमको इतना समझाना था इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो ये वाला मेथड थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा याद भी रहने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये वाला मेथड जो है वो याद भी रहेगा और सॉल्व करने में भी थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास कि एक कार है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर ऐसा जा रहा है जिसका रेडियस 25 मीटर, उसको ऐसा टर्न ले रहा है 25 मीटर रेडियस है। ठीक है, स्पीड जो है कार का वो बढ़ते जा रहा है, और किस रेट से बढ़ रहा है, तो वो दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट रोड और टायर के बीच में 0.5 दिया हुआ है तो कितने स्पीड तक कार पहुंच करके फिर स्किड करना शुरू करेगा। ठीक है, वो अपने को बताना है। पॉज करो, सोचो, ट्राई करो।
ओके, अब यहाँ पर अगर बताना है कि कितने स्पीड पर कार स्किड करेगा, तो यहाँ से पहले मोशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कार ऐसा जा रहा है सर्कुलर टर्न में, ठीक है, और इसको सर्कुलर टर्न में जा रहा है, मान लेते हैं मोशन को स्टार्ट किया होगा कहीं से, ठीक है, और स्पीड जो है कार का वो बढ़ते जा रहा है। तो स्पीड को बढ़ाने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। अच्छा, अब ये सर्कुलर टर्न में अगर जा रहा है तो इसको टर्न कराने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। एक ही फोर्स है ना, कार और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन के अलावा तो कुछ लग ही नहीं रहा। ठीक है, बैंक्ड टर्न नहीं है, जब तक लिखा हो नहीं तब तक बैंकिंग नहीं मानना। बैंक टर्न रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक लगेगा जो कि थोड़ा सेंट्रीपिटल का कंपोनेंट देगा। ठीक है, लेकिन ये बैंक टर्न नहीं है। तो अब यहां से मतलब कि केवल और केवल फ्रिक्शन ही है जो कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी दे रहा है और इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे रहा है। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर दिया हुआ है, स्पीड के बढ़ने के रेट को ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में प्रॉब्लम है, उसको पढ़ो पहले। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसको दे रहा है। अब किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते हैं, इसी इंस्टेंट पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है अपने को, यानी कि इस पर अपने को जो टेंजेंशियल फोर्स है वो भी पता है। वो कितना हो जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स m। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। अगर इसका स्पीड v है तो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो उसके चलते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों लगेगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि mv² ओवर r। ठीक है, और ये दोनों फोर्स जो है ये फ्रिक्शन का ही दो अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का, यही ना भाई साहब अपने पास फ्रिक्शन है, और यही फ्रिक्शन ना अपने को ये दोनों फोर्स यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब फ्रिक्शन के साथ एक लिमिट है। फ्रिक्शन एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जब कार का मोशन शुरू हुआ होगा, देखते हैं फ्रिक्शन कैसे चल रहा है। जब कार का मोशन शुरू हुआ होगा तब फ्रिक्शन सीधा सीधा इधर डायरेक्शन होगा, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल में कोई एक्सेलरेशन, बहुत छोटा एक्सेलरेशन वी छोटा है तो। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल में बहुत छोटा फोर्स है तो फ्रिक्शन इधर होगा। अब जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन इधर साइड आ रहा है, इंक्लाइन होते जा रहा है, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन के औकात के बाहर हो जाएगा, उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अब जब फ्रिक्शन के औकात के बाहर हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन का एक लिमिट है, और फ्रिक्शन का लिमिट क्या है? फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू कितना? म्यू एम जी। ठीक है, और म्यू का वैल्यू दिया 0.5 mg। mg क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो गया। तो म्यू इंटू एम 0.5 इंटू एम इंटू जी, यानी कि ये हो गया विच इंप्लाइज फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू 5m। अब फ्रिक्शन यहां से कितना है? तो फ्रिक्शन यहां से है विच इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ 3m का स्क्वायर प्लस mv² बाई r का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5m। तो यहां से आ गया अपने पास एम स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, रूट को उधर भेज देते हैं। तो एम स्क्वायर इंटू 9 प्लस v² बाई r का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 25m²। और एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? विच इंप्लाइज v² बाई r का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 25 माइनस 9 यानी कि 16। अब v² बाई r का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16, v² बाई r तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है तो यानी कि v² बाई r इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस वाला चक्कर यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो जीरो से तो बड़ा ही रहना है v² बाई r को। ठीक है, तो यानी कि यहां से v² इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू रेडियस। रेडियस अपने पास कितना भाई साहब? 25, तो यानी कि 100। v² 100 से छोटा होना चाहिए, यानी कि v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यानी कि छोटा या बराबर, यानी कि ये v का क्या है? मैक्सिमम स्पीड है, और तो अपने पास पूछ रहा था कितने स्पीड पर कार स्किड कर जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड इतना हो सकता है, इससे जैसे इंक्रीज करे कार स्किड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो
10 मीटर पर सेकेंड, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है? थ्योरी एक बार देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस जो है, ये दोनों फोर्स एक ही फोर्स का अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, या ये दोनों अलग अलग फोर्सेस भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा कहानी क्लियर होना चाहिए। चलो इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, वो एक टर्न टेबल में ऐसा एक ग्रूव बना दिया गया है, ये स्मूथ ग्रूव है यानी कि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब इस पार्टिकल को इस स्मूथ ग्रूव में रख दिए हैं और ये टर्न टेबल को हम एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये पार्टिकल का डायमेंशन को नेग्लिजिबल मान के चलना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेडियस। ठीक है, यहाँ पे बड़ा दिखाए हैं फॉर योर सुविधा। ठीक है, इसको नेग्लिजिबल मान के चलना है, लेंथ इसका बहुत छोटा है। तो अब क्या होगा, जैसे टर्न टेबल ऐसा घूम रहा होगा, तो अगर हम टर्न टेबल के फ्रेम से देखेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत हिंट दे रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे और ये पार्टिकल जो है ये बाहर के साइड फेंकाना शुरू होगा टर्न टेबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बाहर के साइड जाना शुरू होगा, तो पहले इसको ए डिस्टेंस पर रखे थे और अब इसको 2a डिस्टेंस जब सेंटर से हो जाएगा तब इसका स्पीड बताना। ए डिस्टेंस पर रखे थे रेस्ट में, टर्न टेबल के रेस्पेक्ट में जेंटली रख दिए थे, और अब जब 2a डिस्टेंस हो जाएगा तब इसका स्पीड बताना। ठीक है, अभी मत बोलना कि सर अगर 2a डिस्टेंस होता तो गिर गया तब क्या होगा, तो उसी के लिए लिख दिया कि पार्टिकल 2a डिस्टेंस होने पर गिर नहीं रहा है। ठीक है, पॉज करो, सोचो क्या आता है। ओके, अब अगर देखा जाए यहाँ से, तो एक तो कहानी अपने को समझ में आ रहा है। अगर इस टर्न टेबल के फ्रेम से देखेंगे तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, जो कि इसको इधर साइड का एक फोर्स देगा। ठीक है, और चूंकि इसका जो ओमेगा है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है कि ना लगे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा? एक लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर टर्न टेबल के रेस्पेक्ट में देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि कितना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और अगर इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक एक्स है तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस बात पर सोचना, जो हम बोले कि नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है कि ना लग रहा हो, क्योंकि यहां पर दिखने में लग रहा है कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वो तो कोई है नहीं। ठीक है, देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन सोचना, इस पर सोचना। ठीक है, इसमें कोरियोलिस फोर्स वाला भी कहानी आएगा, इसलिए बोल रहे हैं सोचना। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सोचना है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, केवल इतना पर सोचना। ठीक है, और अपने को ऐसे समझ में आ रहा है कि अगर हम टर्न टेबल को ऐसे घुमा रहे हैं तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए, क्योंकि ये इधर साइड सटा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इधर साइड सटा हुआ ऐसे बाहर फेंकाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है, तो अब क्यों लग रहा है? ओमेगा तो कांस्टेंट है। ठीक है, उस पर सोचना। अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन से वैसे अपने को कोई खास मतलब है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि अपने को इधर का मोशन देखना है। तो इधर साइड फोर्स तो ओमेगा स्क्वायर एक्स लग रहा है, जिसके चक्कर में इधर साइड एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स है। और ये एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टर्न टेबल है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अगर विथ रेस्पेक्ट टू टर्न टेबल आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल का स्पीड अगर v है तो एक्सेलरेशन को हम लोग v dv बाई dx लिख सकते हैं, v dv बाई dx विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई खास दिक्कत? नो सर। अब यहां से आ जाते हैं, v dv बाई dx इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब अगर स्पीड निकालना है तो v dv इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इन्हीं दोनों भाई साहब का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो x शुरू हुआ है a से और जाएगा कहां तक, 2a तक। तो x का इंटीग्रेशन a से 2a तक, और जब x a था तो v जीरो था, और x 2a है तो मान लेते हैं कि स्पीड v हो गया, तो वही v अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन देख लेना। ठीक है, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट रख दिए थे तो v रख दिए, जीरो रख दिए, v स्क्वायर बाई 2, और यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 उस हिसाब से। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 आउट हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया ओमेगा
स्क्वायर इंटू 3a²। तो यानी कि v जो है वो आ जाएगा √3 इंटू ए इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये अपने पास पार्टिकल का जो है स्पीड हो गया जब डिस्टेंस कितना है 2 है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास कि ऐसा एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया, और इसको रोटेट किया जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसा वर्टिकल अरेंजमेंट और ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ओमेगा का बताना है ताकि ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और टेंशन भी बताना जस्ट बिफोर स्लिपिंग स्टार्ट। जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है तब टेंशन बताना है। और दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने पास 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में 0.2 है, और 1 kg और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0। ठीक है, पॉज करो, सोचो क्या आता है। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, जैसे ओमेगा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है, एक ओमेगा के लिए स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा वही अपने पास पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ओमेगा जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है यहां पर पहले देखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो 2 kg पर, अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से ही देखें तो 2 kg पर जो फोर्स लगेगा वो इधर साइड लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। और ओमेगा अपने पास तो नहीं पता लेकिन रेडियस अपने पास पता है 0.5, तो m ओमेगा स्क्वायर आर यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है अपने पास 0.5 है, और m इंटू आर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहां से ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो दोनों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आ गया। अब कहानी क्या है, अगर देखा जाए तो इस पर फोर्स ज्यादा है, इस पर फोर्स कम है, यानी कि जब स्लिपिंग होगा तो ये 2 kg वाला इधर जा रहा होगा और 1 kg वाले को खींचेगा। ठीक है, तो अब अगर 2 kg वाला इधर जा रहा होगा, इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, तो 2 kg पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और 1 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे लगेगा। और जब स्लिप करने का टेंडेंसी हो रहा है तब क्या कहानी होगा, तब अगर यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम का बात किया जाए तो 2 kg वाले पर एक तो इधर साइड फोर्स लग रहा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और एक इस पर इधर साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे फ्रिक्शन पीछे के साइड, और वो कितना होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा जब स्लिपिंग टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का कितना होगा, म्यू इंटू एन, और म्यू कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 20, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा अपने पास फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अपने पास हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग रहा होगा, और एक अपने पास यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा क्योंकि रस्सी है, तो रस्सी का टेंशन टी मान लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर 1 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम का बात किया जाए तो 1 kg ब्लॉक पर अब 2 kg पर फ्रिक्शन पीछे, तो 1 kg पर फ्रिक्शन आगे। ठीक है, ये फ्रिक्शन आगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि है अपने पास ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और एक टेंशन पीछे के साइड। ठीक है, अभी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, टेंडिंग टू स्लिपिंग है, तो यानी कि इन दोनों का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ऊपर वाले से इक्वल्स टू टी प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1, और यहां से दूसरे इक्वेशन से आ जाएगा अपने पास टी इक्वल्स टू एफ प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और एफ का वैल्यू कितना है अपने पास, एफ का वैल्यू वही है 4। ठीक है, तो एफ का वैल्यू यहां पर रख लेते हैं 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से टेंशन तो अपने को चाहिए नहीं, मतलब टेंशन भी चाहिए वो बाद में निकालते हैं, पहले ओमेगा का बात कर लेते हैं। तो टेंशन और ओमेगा दो इक्वेशन दोनों ने सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 करके देखो, तो ओमेगा आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। और जैसे ही ओमेगा आ गया तो अब पुटिंग इन 1 अपने पास टेंशन आ जाएगा, टेंशन कितना आ जाएगा 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे, कहानी सेम है। ठीक है, तो टेंशन आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन अपने पास आ गया
और ओमेगा आ गया जो दो वैल्यूज अपने पास पूछ रहा था। ठीक है, बस इसमें यही सोचना था कि किधर साइड स्लिपिंग का टेंडेंसी है, और वो सोचने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना हेल्प करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास कि एक टर्न है रेडियस 20 मीटर का रोड पर, जो कि ऐसा बैंक किया हुआ है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंक मतलब ऐसा कुछ टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है वो टर्निंग में हेल्प करेगा अपने को। ठीक है, तो ऐसा बैंक किया हुआ है कि वो जो है कोई व्हीकल अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। तो अब बोल रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच का 0.4 है, तो अपने पास कौन कौन सा पॉसिबल स्पीड्स है जिस पर व्हीकल ना तो टर्न पर ऊपर के साइड स्किड करे, ऐसा टर्न है ऊपर के साइड स्किड करे, ना ही नीचे साइड स्लाइड करे। ठीक है, और आंसर अपने पास दिया हुआ है, कोशिश करो, पॉज करो, सोचो। ओके, अब अगर देखा जाए कि फ्रिक्शन नहीं यूज हो रहा है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं यूज हो रहा है तो जो स्पीड है अपने पास, स्पीड जो होता है वो कितना होता है, वो होता है अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, नहीं पता तो डेरिवेशन देखो। ठीक, तो v अंडर रूट आर जी टैन थीटा, v अपने पास कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, इक्वल्स टू अंडर रूट आर रेडियस, रेडियस अपने पास कितना है 20 मीटर, इंटू जी यानी कि 10 इंटू टैन थीटा। तो अपने पास यहां से टैन थीटा का वैल्यू आ गया भाई साहब, और टैन थीटा कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब टैन थीटा आ गया। अब इस टर्न पर व्हीकल ना तो ऊपर जाए ना नीचे गिरे। ठीक है, तो पहले ना तो ऊपर जाए वो वाला कहानी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ना तो ऊपर जाए तो उसके लिए यहां पर अपने पास थीटा तो पता चल चुका है कितने एंगल पर बैंक्ड है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास कोई व्हीकल है ऐसा, इस पर फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा, इस पर अगर फोर्सेस का बात किया जाए तो इस पर फोर्सेस जो लगेगा वो कैसा लगेगा, एक तो इधर साइड mg लगेगा। ठीक है, एक इधर साइड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इन दो फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से ही देखें तो एक इस पर एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, या फिर हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर, सेम कहानी हो जाता है। ठीक है, तो एक भाई साहब अपने पास एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। ठीक है, और एक फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। अब बोल रहा है कि व्हीकल जो है वो अब ऊपर नहीं जाना चाहिए, फेंका के ऊपर नहीं चल जाना चाहिए। ठीक है, तो जब ऊपर जाने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। स्पीड अगर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड के लिए कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्पीड अगर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एमवी स्क्वायर यार इतना ज्यादा हो चुका होगा कि अब ये इसको रोक करके नहीं रख पाएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट इसको ऊपर खींच के लेके चल जाएगा। ठीक है, तो व्हीकल ऊपर स्किड कर जाएगा। तो यानी कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे। और फ्रिक्शन कितना लगता है, फ्रिक्शन अपने पास लगता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, नहीं म्यू इंटू एन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी बदलेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ ले अगर इधर साइड और इधर साइड कंपोनेंट में, तो mg का भाई साहब दो कंपोनेंट टूटेगा। ठीक है, mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक आएगा इधर साइड कितना mg cos थीटा, और एक आ जाएगा इधर साइड अपना mg sin थीटा। ठीक है, फिर एम वी स्क्वायर बाई आर का भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर साइड आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इधर साइड आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब कहानी क्या है कि ये सारा फोर्सेस इक्विलिब्रियम नीचे जस्ट अभी स्किड करने वाला है ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू लग रहा है। ठीक, अब यहां से अगर देखा जाए तो इधर साइड का इक्विलिब्रियम अगर लिखेंगे, रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा,
एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इधर साइड का अगर इक्वेशन लिखना हो तो इधर साइड हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन। और ये v जो है ये v मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब यहां से v का जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन को उठा के यहां से यहां रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 अपने पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। कोई खास दिक्कत? नो सर। अब v निकालना है, v वाले टर्म को एक साइड, बाकी को उधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू, अब इधर आएगा तो एम वी स्क्वायर बाई कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू, यहां पर अपने पास एम जी साइन थीटा, तो एम जी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ लोग रिजल्ट याद कर सकते हैं, इसको रिजल्ट याद कर लेंगे तो अपने एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, जो वी मैक्स और वी मिन का रिजल्ट है। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो उसके लिए बता रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां से कितना आएगा, विच इम्प्लाइज एम से एम कैंसल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर अपने को tan थीटा पता है, तो या तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के यहां रख दें, या फिर यहां पर ऊपर नीचे दोनों कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, ऊपर कॉस थीटा से डिवाइड करें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस म्यू इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये इक्वेशन अपना आ जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा पता है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.4 और tan थीटा कितना 1/2, तो यहां से अपने पास v जो आ जाएगा, v का जो मैक्सिमम वैल्यू का बात करें, ये v मैक्स है। ठीक है, और v का अगर मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा, ऊपर, ये नीचे गिरने का टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए सेम कहानी होगा, बस म्यू एन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस म्यू एन आ जाएगा तो फिर से यही सेम कहानी कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यहां पर बस आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, कहानी यही रह जाएगा। ठीक, तो अब यहां से v का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, वो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट आर जी, आर कितना है अपने पास 20 इंटू जी कितना अपने पास 10 इंटू tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा 0.5 प्लस म्यू है 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा 0.5 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 0.8 तो ये आ जाएगा अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड। और अपने को अगर किलोमीटर पर आवर में पहले का स्पीड दिया तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में बताने का कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, ये मैक्सिमम स्पीड आ गया। ठीक है, और यहीं से हम लोग से म्यूएन की जगह माइनस म्यूएन रख करके, यहाँ पर माइनस म्यूएन रख करके, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस म्यूएन रख करके हम लोग v का मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मेटल रिंग है, मास m और रेडियस r का। ठीक है, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख करके रोलिंग में, रोटेशन में सेट कर दिया जा रहा है, सॉरी रोलिंग नहीं, रोटेशन में, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख करके और इसको रोटेट करा दिया जा रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड, कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड दे रहा है। ठीक है, ये नाचेगा ऐसा गुर्र। ठीक है, मास m है, रेडियस r है।
अब बोल रहा है अपने पास कि जो टेंशन डेवलप हो रहा है रिंग में, वो कितना टेंशन डेवलप हो रहा है वो अपने को निकालना है। ठीक है, पॉज करो, सोचो, ट्राई करो। ओके, अब इसमें टेंशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग है, हर एक पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अब टेंशन निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एकदम एलिमेंट काट ले, ऐसा एकदम छोटा सा, ये बहुत बड़ा दिखा दिया। ठीक है, एकदम छोटा सा एलिमेंट अगर इसको जूम इन करके थोड़ा सा बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये जूम्ड इन व्यू है इसका, यही एलिमेंट का। ठीक है, और यहां पर इसका कहीं सेंटर रहा होगा। ठीक है, और ये इनका भाई साहब का ये रेडियस है और ये भी अपने पास रेडियस है। ठीक है, और ये जो एंगल काटे हैं ये एंगल मान लेते हैं, एंगल है अपने पास डेल्टा थीटा, छोटा एंगल है डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो भाई साहब है इन पर फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है? एक फोर्स तो अपने पास लग रहा है बाहर के साइड, कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर, इनका मास मान लेते हैं कुछ डेल्टा एम रहा होगा, तो डेल्टा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। और डेल्टा एम को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ये इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पाई आर में मास एम है तो आर इंटू डेल्टा थीटा में मास कितना होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पूरा 2 पाई एंगल में मास एम है तो डेल्टा थीटा एंगल में मास कितना होगा। ठीक है, तो ये मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा, ये डेल्टा एम हो गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये अपने पास बाहर के साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग लगा, रोटेटिंग फ्रेम से ही देख रहे हैं, फ्रेम भी मेरा रोटेटिंग है और उसी फ्रेम से हम लोग वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लिए। ठीक है, और कोई फोर्स है तो हाँ भाई साहब है, यहां पर एक टेंशन है जो कि अलोंग द टेंजेंट लग रहा होगा, और यहां पर भी एक टेंशन है जो कि ऑब्वियसली फिर से अलोंग द टेंजेंट लग रहा होगा। ठीक है, अब अलोंग द टेंजेंट अगर लग रहा है यानी कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो अब अगर इसको इधर साइड हम कोई एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इधर साइड अगर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर के डायरेक्शन में, ठीक, तो अपने पास टेंशन को तोड़ना पड़ेगा, एक एक्स में एक वाई में, दो कंपोनेंट इसका रहा होगा। ठीक है, तो इसके पास ये इसके पैरेलल अगर हम यहाँ से लाइन बना दें तो ये एंगल डेल्टा थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा बाई 2 और ये एंगल भी हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। तो अब ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, और ये डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 ये एंगल। और सिमिलरली यहां पर भी इसका भी एक्स एक्सिस के मतलब माइनस एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा ओवर 2। अब टेंशन का जो इधर वाला कंपोनेंट है उसको तो टेंशन, ये टेंशन किधर वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देगा। ठीक है, बचेगा कौन, टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट, जिसको ये टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा। तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट कितना है पहले वो देख लेते हैं। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ये सारा बेसिक मैथ्स क्लियर होना चाहिए, ट्रिगो डिफरेंशिएशन ये सब। ठीक है, वो बेसिक मैथ्स में जाके देख सकते हो। फिर यहां पर फिर से सेम कहानी, इसका भी कंपोनेंट कितना रहा होगा, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्स मिल करके इसको खा रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहां से ये जो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, यहां पर लिख देते हैं इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये चीज बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, वैसे बता देंगे जहां भी जरूरत पड़ेगा। अगर अल्फा वेरी स्मॉल है तो साइन अल्फा जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा ही होता है, और यहाँ जो वेरी स्मॉल लिखा जा रहा है ना, ये वेरी स्मॉल जो ये 30 डिग्री तक वैलिड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली,
तो वेरी स्मॉल मतलब इतना नहीं समझना कि बहुत छोटा है, 1 आध डिग्री 2 डिग्री, ये 30 डिग्री तक लगभग वैलिड है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से अगर कॉस अल्फा का बात किया जाएगा तो कॉस अल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 - अल्फा² बाई 2 होता है, और tan अल्फा भी जो है ये भी अल्फा के बराबर ही होता है, ठीक है। चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत काम आता है, अगर छोटा अल्फा है तो अपने पास ये बहुत काम आएगा, साइन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, और छोटा अल्फा मतलब 30 डिग्री तक चलता है, ठीक है। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, यानी कि साइन डेल्टा थीटा बाई 2 जो है, इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि हम लोग यहाँ एज्यूम किए, वेरी स्मॉल एज्यूम किए, ठीक है। तो अगर डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है तो यहां से लिखा जा सकता है 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डेल्टा थीटा ओवर 2 पाई। अब डेल्टा थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से सीधा सीधा आ गया, विच इंप्लाइज टेंशन इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, और यही टेंशन हो जाएगा इस रिंग में, ठीक है। ये बना, वेरी गुड। नहीं भी बना कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने के लिए ही था कि कैसे इसको हम लोग टेंशन को अप्रोच करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक पार्टिकल है मास m का, वो रोटेट कर रहा विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, कितना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब पार्टिकल को एक ऐसे फ्रेम से व्यू कर रहे हैं जो फ्रेम भी जेड एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, और ओरिजिन जो रोटेटिंग फ्रेम का है और सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन का है, वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि फ्रेम जो वो सेंटर पर ही उसका ओरिजिन है। अब बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब कितना है पार्टिकल पर, अगर इस फ्रेम से व्यू कर रहे हैं तब। फिर एंगुलर स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, और जब ये एंगुलर स्पीड निकल गया तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कितना चाहिए, और क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने पास एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो कि हम लोग यहाँ निकाले, और एक अपने पास ये जो स्यूडो फोर्स हम लोग निकाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो लग रहा होगा। तो क्या जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों फोर्स के वेक्टर समेशन के इक्वल है या नहीं है, ये सारा चीज अपने को बताना है, और आंसर को एक्सप्लेन करने का, जो भी आ रहा है इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश करना। पॉज करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो पहला वाला तो सिंपल कहानी दिख रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर आर, अगर इसमें दिक्कत है तो फिर लानत है, ठीक है। चलो, तो पहला वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जिसको हम लोग जो कि एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपने पास कितना है, एक्सटर्नल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, टू अर्थ सेंटर रहा होगा। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो आ गया। अब जो पार्टिकल को हम लोग रोटेटिंग फ्रेम से व्यू कर रहे हैं, तो अब पार्टिकल का एंगुलर स्पीड खुद का ओमेगा था, और इस रोटेटिंग फ्रेम से व्यू कर रहे हैं, ये फ्रेम जो है ये खुद रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, ठीक है। और पार्टिकल का जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है ओरिजिन इसका और सेंटर, यानी कि यही सेंटर भी है इसका, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल पर कितना होगा, यहां पर पार्टिकल है, पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा अगर वो बताना है तो यहां पर बता सकते हो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा। सिंपल कहानी है ना, जितना फ्रेम का एंगुलर स्पीड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर अप इनटू r, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखा जाए, यहां पर लिख लें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो होता है अपने पास, थोड़ा सा समझा देते हैं ये क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है अपने पास F सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल वो होता है अपने पास m इंटू ओमेगा ऑफ फ्रेम क्रॉस r क्रॉस ओमेगा ऑफ फ्रेम, ये होता है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहां पर ओमेगा किसका आता है, फ्रेम का,
इसलिए यहां पर हम लोग लिखे m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। यहां से हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और वो डायरेक्शन अपने को रेडियली आउटवर्ड ही आएगा। ठीक है, निकाल करके देखना, इसको सोचना। ठीक है, रेडियस वेक्टर इधर है, ओमेगा नॉट किधर है, ओमेगा नॉट है अपने पास बाहर के डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन निकाल के भी देख सकते हो। अब अगर बात किया जाए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आ गया, अब बोल रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम। तो एंगुलर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, ये कितना हो जाएगा? तो पार्टिकल का ऐसा ओमेगा था और फ्रेम का ओमेगा नॉट है, तो इसका कितना हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। कोई खास दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो अब हाँ, इसी में अगर कोई सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा मानता तो उसका क्या आता? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो इस आंसर से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला जो फाइनली अपने पास पूछा गया। फाइनली क्या पूछा गया कि यहां से जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो अपने पास हो जाएगा फिर से m इंटू ये एंगुलर वेलोसिटी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो m इंटू दिस का स्क्वायर इंटू आर। तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर, जहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब बोल रहा है चौथा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। बोल रहा है कि क्या ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए कौन कौन सा है? एक तो भाई साहब अपना एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि अंदर के साइड में लग रहा होगा इस पार्टिकल पर। ठीक है, ये तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बोल रहा है कि क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो फर्स्ट पार्ट में निकाला गया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो यहां पर निकाले, ये एक्सटर्नल फोर्स और इस फोर्स का क्या वेक्टर समेशन है? ठीक है, तो अगर इन दोनों का देखा जाए रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? अभी अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट दिख रहा है अपने पास m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। तो यानी कि m इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो कहीं से क्या इसके इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो अब इक्वल क्यों नहीं है? होना तो चाहिए था इक्वल, फिजिक्स है, केमिस्ट्री तो नहीं है कि एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वल क्यों नहीं है उस पर सोचो। चाहो तो अभी से भी पॉज करके सोच सकते हो कि इक्वल क्यों नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत कोरियोलिस फोर्स वाला कहानी है, तो उसको पॉज करके सोच सकते हो अभी से भी। ठीक है, अब अगर बताया जाए कि इक्वल क्यों नहीं दिख रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल क्यों नहीं दिख रहा है इसके, तो यहाँ पर एक और स्यूडो फोर्स लगता है अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये थोड़ा बहुत ही जानना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना। और कोरियोलिस फोर्स को जो हम लिखते हैं एफ कोरियोलिस, वो अपने पास लिखते हैं इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में अपने पास आएगा 2m velocity of particle with respect to frame क्रॉस ओमेगा ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये अपने पास कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सफिशिएंट फोर्स तभी है जब एक तो फ्रेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो और दूसरा फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का कोई मोशन ना हो। ठीक है, ये दो चीज होता है। अगर फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उस केस में अपने को एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, स्यूडो फोर्स। इसी में आता है यूलर्स फोर्स। ठीक है, उसके बारे में जानना है तो क्विक थ्योरी रिवीजन वाले में देख सकते हो यूलर्स फोर्स क्या होता है। और अगर पार्टिकल का फ्रेम के रेस्पेक्ट में कुछ मोशन हो रहा है, तब अपने पास ये फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, जहां पर ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम पर। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तब यहां पर अगर देखा जाए, इसी क्वेश्चन से वो ग्रुप वाले को भी सोच सकते हो जिसमें हम बताते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इस यही सेम क्वेश्चन से सोच सकते हो, सेम कोरियोलिस फोर्स से। ठीक है, तो अब यहां से अगर वेलोसिटी का बात किया जाए कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, तो ये कितना हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं
और इनटू अगर रेडियस कर देंगे तो यही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा अलोंग टेंजेंट। अब ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, ओमेगा फ्रेम का डायरेक्शन जो है वो बाहर के डायरेक्शन में दिख रहा है ना, ओमेगा फ्रेम बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है, और वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में, तो v क्रॉस ओमेगा जो होगा कोरियोलिस फोर्स वो किधर होगा, वो बाहर के डायरेक्शन में होगा, इधर साइड रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड्स जो होगा वो इधर साइड एक कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। और ये कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, हेयर एफ कोरियोलिस वो अपने पास आ जाएगा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड का अगर बात किया जाए तो 2m v क्रॉस ओमेगा, तो v कितना है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर क्रॉस ओमेगा ऑफ फ्रेम, ओमेगा ऑफ फ्रेम कितना ओमेगा नॉट है, ठीक है। पार्टिकल के ओमेगा से इसको कोई मतलब नहीं, फ्रेम के ओमेगा से इसको मतलब है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m इंटू ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर। अब जो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स है अगर उसका बात किया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपने पास कितना है, वो अपने पास हो जाएगा, अंदर के साइड को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, तो m r को तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस अंदर को पॉजिटिव लिया तो बाहर को नेगेटिव माइनस फिर इसका भी माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो माइनस ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यही कहानी अपने पास बचेगा। तो अब ये कहानी जो है ये कहानी कितना है एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां से अच्छा टू छूट गया सॉरी, माइनस 2 टाइम्स, यहां पर 2 भी तो था एक, तो माइनस 2 टाइम्स दिस, ठीक है, 2 टाइम्स दिस। तो अब यहां से क्या आएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये आ गया, ये कोरियोलिस फोर्स है अपने पास, तो यहां से आ गया विच इज इक्वल्स टू एम आर इंटू ये ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर ना, ये बार बार गलती हो जा रहा है, तुमसे नहीं होना चाहिए हमसे हो रहा है, ठीक है। चलो तो यहां से आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा नॉट, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ओमेगा नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया m इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर, जो कि क्या है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यही था ना, तो जो इक्वल है किसके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो अब मेरा जो इक्वेशन है वो सही हो गया। तो इक्वेशन तभी सही होगा जब अपना कोरियोलिस फोर्स को भी अकाउंट में लेंगे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि यूलर्स फोर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो सारा स्यूडो फोर्स का अपने को जानकारी होना चाहिए। इसको नोट कर लेते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके तो सर्कुलर मोशन में आज जितना देख लिए क्वेश्चंस उतना काफी है, ठीक है। अगर इस पर अगर थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लोग यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक थ्योरी रिवीजन, उसको देख सकते हैं। अगर कहीं पर और ज़्यादा थ्योरी में दिक्कत लग रहा है या फिर फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए, मेरे बुक के बारे में जानना है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए मेरा वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो। उसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो। अगर लगता है कि किसी दोस्त यार इन सबको हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।